नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑपरेशन हो गया मैग्नेट्रॉन का। अब जो ऑपरेशन है, अभी मैंने आपको बताया था कैविटी मैग्नेट्रॉन का जो ऑपरेशन है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसको हम समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर रहा है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है एक क्लोज सरफेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने ऑपरेशन देखा था, अब इस ऑपरेशन को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जो कैविटी मैग्नेट्रॉन है उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ए की पोजीशन, ये कैथोड है या एनोड है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, तो इलेक्ट्रॉन से वो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है। तो जब वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है कैथोड से एनोड की ओर, तो इस पे क्या होगा कि फोर्स एक्ट करेगा। वो किसके कारण होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने क्या कर दिया, स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी एक मॉडरेट वैल्यू ले ली है बी की। तो उसके वजह से क्या होगा कि इस अब इलेक्ट्रॉन पे क्या है, फोर्स एग्जिट होगा, फोर्स एग्जिट करेगा और वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन के पाथ को बेंड कर देगा। यही आप देख रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो गया, बेंड हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंड हुआ है, तो वो किस रेडियस से बेंड हुआ है, पाथ जो रेडियस का होगा वो होगा आर इक्वल टू एम बी अपॉन ई बी, ठीक है। जो रेडियस का पाथ होगा वो एम बी अपॉन ई बी होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अब हमने क्या कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अब आपका एनोड की ओर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एनोड करंट जीरो हो जाएगा। तो हमने जब मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा दिया है, और बढ़ाने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अब एनोड की ओर नहीं पहुंचेगा, तो एनोड करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़रूरत होगी, ठीक है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस आ जा रहे हैं कैथोड की ओर। तो वापस आ रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें रिक्वायर्ड हो रही है, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं घटाते जा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी, हमने सबसे पहले लिया जीरो लिया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ा दिए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या वापस आ जा रहे हैं कैथोड, यानी ये क्या कर रहा है, जस्ट इस सरफेस को टच करके क्या है, वापस आ जा रहा है, ठीक है। यानी ग्रेजिंग द सरफेस ऑफ द एनोड, जस्ट टच करके वापस आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमें मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड हो रही है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की हमें ज़रूरत हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, जिसको हम BC से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब हमने क्या कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब और ज़्यादा बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो क्या हो रहा है कि अब हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या और ज़्यादा बढ़ा दिया नहीं, अब क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कर दिया है कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, ग्रेटर रोटेशनल फोर्स लगे, यानी बहुत ज़्यादा रोटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वापस आ जाएगा कैथोड की ओर, वापस आ जाएगा कैथोड की ओर, यानी फास्टर आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस आ रहा है कैथोड की ओर, वो फास्टर होगा। तो ये जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनके कारण
वो जितने भी वापस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की ओर, उसके कारण क्या हो सकता है, हीट हो सकता है कैथोड। ठीक है, तो कैथोड हीट हो सकता है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जो ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, तो ऑसिलेशन स्टार्ट होने के बाद हम क्या करें, जो है हीटर सप्लाई है उसको स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, तो जो हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे हैं कैथोड की ओर, तो वो क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं कैथोड को, तो हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यही तरीका है कि हम क्या करें कि जो ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बाद हम क्या करें, जो पावर सप्लाई है हीटर सप्लाई उसको ऑफ कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए आगे, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि आरएफ ऑसिलेशन, हमने एज्यूम किया आरएफ ऑसिलेशन। ठीक है, आरएफ ऑसिलेशन हम एज्यूम कर रहे हैं, तो वो इनिशिएट हो रहा है, ठीक, सम नॉइज के कारण। ठीक है, ड्यू टू सम नॉइज। ठीक, तो ऑसिलेशन जो है वो सस्टेन होगा डिवाइस ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, तो जो सेल्फ कंसिस्टेंट ऑसिलेशन है, सेल्फ कंसिस्टेंट ऑसिलेशंस, वो हमें कैसे मिलेगा, जब फेज डिफरेंस होगा एडजेसेंट एनोड पोल के बीच में n π/4। ठीक है, तो सेल्फ कंसिस्टेंट ऑसिलेशंस तभी हमें मिलेगा जब फेज डिफरेंस क्या होगा, एडजेसेंट एनोड के बीच में n π/4। तो n की वैल्यू यदि हम 4 रखते हैं, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि n π/4 जो है फेज डिफरेंस है एडजेसेंट एनोड, तो हमने n = 4 रख दिया। इसमें n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई मोड। पाई मोड इसी को हम बोलते हैं पाई मोड ऑफ ऑपरेशन। इस केस में क्या होता है कि एनोड पोल जो है पाई रेडियन अपार्ट इन फेज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बंचिंग हो रहा है, जिसकी वजह से क्या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है आरएफ ऑसिलेशन को, तभी तो यहाँ पे क्या है, ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ए है, मैं आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन ए आप देख रहे हैं। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन ए होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ए है जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है कि मूव करता है स्लोली। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में होगा, ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ए है, ठीक है, वो क्या है, स्लो मूव करता है, वो किसके प्रेजेंस में, ऑसिलेशन। तो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को, ठीक है, ऑसिलेशन को, क्योंकि आरएफ फील्ड भी मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ए है, उसकी स्पीड स्लो होती है। ये किसके प्रेजेंस में, ऑसिलेशन के प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑसिलेटर या हम लोग एम्पलीफायर बनाते हैं, तो जो आरएफ सिग्नल दे रहे हैं, तो आरएफ सिग्नल होगा इसके बीच में। ठीक है, काफ़ी, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया कैविटी के बीच में, जो कि स्पेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा कि ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी को, ऑसिलेशन को। ठीक है, ड्यूरिंग किसके दौरान, लॉन्ग जर्नी के दौरान ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी, जो कि कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या है, कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी, ऑसिलेशन को ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसफ़र करने में एनर्जी को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं फेवर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बंचिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सी है, सी इलेक्ट्रॉन है जो कि लेट निकलता है। ठीक, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, ये कैच करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन ए को। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे
इलेक्ट्रॉन सी है, ये तो ए वाला रेफरेंस हो गया, सी क्या हुआ लेट इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है लेट होता है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है इसको कैच कर लेता है, कैच करने की कोशिश करता है और वहाँ पे कैच कर लेता है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो वहाँ पे बंचिंग होगा। देन डी वाला है, जो डी वाला क्या है इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी और स्लो होती है। क्यों? क्योंकि ये और कम मूव करता है स्लो, यानी जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया रेफरेंस ए वाला, सी वाला हो गया लेट, और ये क्या होगा अर्ली जो पहले निकल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था क्लिस्ट्रॉन में भी बताया था, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में भी बताया था। तो बेसिकली क्या है कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है अर्ली इलेक्ट्रॉन जो कि डी है, उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन फिर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और एक हो गया लेट इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सभी क्या हैं एक साथ निकलेंगे, मतलब एक निकल गया पहले, एक थोड़ा बाद में और एक सबसे बाद में, लेकिन किसी जो सबसे पहले निकला उसकी सबसे कम वेलोसिटी है, जो उसके बाद निकला उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, और जो सबसे बाद में निकला उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा। तो क्या होगा सभी इलेक्ट्रॉन एक जगह मिलेंगे, तो ये जो है स्पेस है इंटरेक्शन स्पेस, तो यहाँ पे क्या होगा इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन आरएफ फील्ड के साथ, तो जिससे कि क्या होगा सभी इलेक्ट्रॉन जब एक साथ मिलेंगे तो वहाँ पे बंचिंग होगा, बंचिंग इफेक्ट होगा। और बंचिंग ही हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाना एक जगह, तो वो क्या करेंगे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे ऑसिलेशन को, तो उसी को हम बोलते हैं बंचिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि इंटरेक्शन स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर की बात करें हम तो वहाँ पे कम होता है। चाहे हम 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन की बात करें, हम चाहे आपका रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की बात करें, तो 2 कैविटी में ओनली 2 ही कैविटी होती, तो 2 ही जगह इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ठीक। और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में एक ही कैविटी होती तो एक ही जगह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कई सारी कैविटी होती है, यानी कि बहुत इंटरेक्शन स्पेस क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इंटरेक्शन स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतना बंचिंग इफेक्ट होगा, उतना ज़्यादा ऑसिलेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो डिवाइस है मैग्नेट्रॉन काफ़ी यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इसकी बैंडविड्थ लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, इंटरेक्शन जैसे हमने TWT में देखा था कि इंटरेक्शन स्पेस क्या था बहुत ज़्यादा था पूरे हेलिकल कॉइल में, तो जितना पूरा यानी उस पूरे हेलिकल कॉइल के दौरान वहाँ पे क्या हो रहा था इंटरेक्शन हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेक्शन यहाँ पे होगा। तो आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर आउटपुट जो कि 250 किलोवाट पल्स मोड के लिए, ठीक है, 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर आउटपुट जो मैंने आपको बताया 250 किलोवाट है पल्स मोड के लिए, 10 मेगावाट UHF बैंड, 2 मेगावाट एक्स बैंड 8 किलोवाट है एट 95 गीगाहर्ट्ज़ पे। फ्रिक्वेंसी जो है 500 मेगाहर्ट्ज़ से 12 गीगाहर्ट्ज़ सॉरी। इफ़िशियंसी जो होगी इसकी 40 to 70%, काफ़ी इफ़िशियंट होता है। एप्लीकेशन है पल्स रेडार में यूज़ करते हैं हम, मिसाइल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल हीटिंग और माइक्रोवेव ओवन जो कि आप घर में यूज़ करते हैं। तो ये मैग्नेट्रॉन था जिसको मैंने आपको बताया पूरा मैग्नेट्रॉन। पहले पार्ट में आपको कंस्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ मैग्नेट्रॉन्स, ठीक है, जो कि आपने देखा पहले पार्ट में। देन उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में देखा कैसे ऑपरेशन, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पूरा मैग्नेट्रॉन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे माइक्रोवेव ट्यूब्स का जो है लास्ट टॉपिक है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। ठीक है, ओके, थैंक यू।